जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। ये एपिसोड है 5वां, लेकिन इस चुड़ैल की पूरी कहानी समझने के लिए पिछले 4 एपिसोड आप पहले जरूर सुने और फिर यहां वापस आए। कहानी आगे। जबकि वो तो उन्हीं लोगों के खून की प्यासी बनती है जो कब्रिस्तान के पीछे सड़क पार करके बिष्ट गेस्ट हाउस है। मैं तब से इनकी बातें ध्यान से सुन रहा था कि अचानक बिष्ट गेस्ट हाउस सुनते ही शरीर में डर की सिरहन सी दौड़ गई और मैं बोला, बिष्ट गेस्ट हाउस, तुम कहना क्या चाहते हो? इतनी बात हुई ही थी कि इस बीच मुखिया जी बोले, चौहान जी, कहीं आप उस गेस्ट हाउस में तो नहीं रहते ना? मुखिया के इस प्रश्न ने तो मुझे एड़ी से लेकर चोटी तक एकदम हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब इन सब घटनाओं के पीछे मैं खुद जिम्मेदार था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके जवाब दिया, जी, बदनसीबी से मैं वहीं रहता हूं, लेकिन इस बात का इस घटना से क्या संबंध हो सकता है? मुखिया बोले, आप वहां कब से रह रहे हैं? जी, मुझे अभी 4 महीने हुए हैं। मैं पिछले 4 महीनों से वहीं रह रहा हूं। मैंने बिना वक्त गवाए जवाब दिया। ताज्जुब की बात है, आप वहां पिछले 4 महीनों से रह रहे हैं और आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। क्या आप अकेले रहते हैं? इस बार चौकीदार ने कहा। चौकीदार की बात सुनकर मैंने कहा, हां, मैंने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी अकेले ही गुजारी है, इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है। वैसे मेरे बड़े भैया अपने परिवार के साथ नया गांव में ही रहते हैं, जो कि गणेशपुर में स्थित बिष्ट गेस्ट हाउस से ज्यादा दूरी पर नहीं है। मैं अक्सर छुट्टियों में वहां आता जाता रहा हूं, लेकिन मुझे कभी उस गेस्ट हाउस में कुछ अटपटा नहीं लगा। लेकिन कभी कभी मुझे मेरे कमरे का सामान हर सुबह इधर उधर बिखरे मिलते थे और खिड़कियां हमेशा ही खुली मिलती थी। लेकिन मैंने आज तक इन बातों का गौर नहीं किया, क्योंकि मैं हर रात एक संतुलित मात्रा में विस्की पीने का आदी हूं। सुबह मैं सोचता था कि या तो खिड़की के खुली रह जाने से हवा के आवागमन की वजह से सामान बिखर जाते होंगे, या मेरे पीने के बाद मेरे नींद के आगोश में जाने से पहले मुझसे अनजाने में बिखर जाते होंगे। मेरे पास वक्त का अभाव होने की वजह से मैं हर इतवार को ही अपने कमरे को व्यवस्थित करके सामानों को जगह पर रख पाता था। लेकिन आज जब ये सब बातें निकल कर आ रही हैं तो मुझे लगता है कि मेरे अचेत होने की वजह से मैं इन चीजों की जानकारी से महरूम था। मेरी बातों को बीच में ही काटता चौकीदार बोला, लेकिन साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? आप वहां बेहोश कैसे हुए? मैंने बोला, अरे, मैं उस दिन हमेशा की तरह ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन इस दिन अपनी कार को सर्विसिंग के लिए दी हुई थी मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कब्रिस्तान वाले रास्ते से निकल जाऊं, क्योंकि इस रास्ते से जाने पर 10-15 मिनट जल्दी पहुंच जाता था। मैं पहले भी इस रास्ते से गया हूं, लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में कुछ घटना लिखी होती है तो वो घटित होकर रहती है। शायद उस दिन भी मेरे किस्मत का इम्तिहान लेने के लिए वो कब्रिस्तान पर इंतजार कर रही थी। हालांकि कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली थी। कुछ संदेहपूर्ण घटनाएं भी दस्तक दे रही थीं। फिर भी पता नहीं क्यों मैं सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता चला गया।
मैं जैसे ही अपने वर्तमान निवास बिस्ट गेस्ट हाउस में पहुंचा ही था कि थोड़ी देर पश्चात बिजली चली गई। बिजली के जाते ही कुत्तों के रोने की आवाज शुरू हो गई। अभी उनका रोना आरंभ ही हुआ था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जिस वक्त घड़ी में 2 बज रहे थे, मैंने दरवाजे को खोलकर देखा तो सामने इस तरह मैंने उस रात की सारी घटना विस्तार से उनको सुना दिया। मुखिया और चौकीदार ने जब सारी बातें सुन ली तो मुखिया ने कहा, देखिए कनक बाबू, इसमें ना ही आपका दोष है ना ही उस बेचारी मोहिना का। वो एक समय में इस जिले की सबसे मेधावी और होनहार छात्रा थी, परंतु उसके पिता और माता इतने सक्षम नहीं थे जो 5वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। थी से क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं कि अब वो? मुखिया अपनी बातें पूरी करता इससे पहले मैंने बीच में ही टोक दिया। मुखिया बोले, जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। अब वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। उसके माता पिता भी उस खौफनाक घटना को झेल नहीं पाए और अपनी जान दे दी। बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो लोग। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से अमीर थे, इसलिए अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। उनका बस एक ही सपना था कि मोहिना का निकाह धूम धाम से करें, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और योजना बनाकर रखी हुई थी। क्या हुआ मोहिना के साथ? कृपया करके विस्तार से बताइए, मैंने लगभग रुआसी आवाज में बोला। देखिए, ये बात लगभग 7 साल पहले की है। मोहिना के पिताजी का नाम शोएब अंसारी था। वो पेशे से एक लोहार था। अंसारी बहुत ही मेहनती और ईमान का पुख्ता इंसान था, जो मस्जिद के सामने वाले घर में अपनी पत्नी और मोहिना के साथ रहते थे। मोहिना 17 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत युवती थी। उसको अपनी इस सुंदरता पर जरा सा भी गुरूर नहीं था। उसके अम्मी अब्बू बस मोहिना के निकाह का ख्वाब आंखों में संजोए जिंदगी गुजार रहे थे। मोहिना बेहद ही कुशल नेतृत्व वाली लड़की थी। वो घर के छोटे से लेकर बड़े कामों को स्वयं ही करती थी। बाजार से सामान उचित दर में लाने के साथ साथ कोई भी हिसाब किताब करने में बेहद ही निपुण थी। जिंदगी के कुशल पूर्वक निर्वाहन के लिए उसकी अम्मी सारिका अंसारी लोगों के यहां जाकर उनके घर के जूठे बर्तन और साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के सारे काम करती थी। उन लोगों का जीवन बहुत ही साधारण लेकिन बिना किसी कष्ट के गुजर रहा था। सन 2008 में ही गणेशपुर से ही 9 किलोमीटर की दूरी पर सिहनीवाला में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, जिसका नाम शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक और बीएड जैसी शिक्षा का कोर्स होता था। इस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज में पढ़ाई अव्वल दर्जे की होती थी। लगातार 4 सालों में इस कॉलेज ने 100% का प्लेसमेंट करके नया कीर्तिमान रच दिया था। इस कॉलेज का इतना महत्व बढ़ गया कि लोग बहुत दूर दूर से इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आने लगे। स्थानीय लोगों ने इस मौके को भुनाने में कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने फटाफट घर बनाकर विद्यार्थियों को किराए पर रहने के लिए आवंटित कर दिए। हमारे गांव के ही एक रईस व्यक्ति जिनका नाम अमन अग्रवाल था, वो नया गांव के पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कब्रिस्तान के समीप एक जमीन का टुकड़ा बेहद कम भाव में ले लिया। अतिरिक्त आमदनी आज की दुनिया में किसे अच्छी नहीं लगती। इस मकसद से जमीन लेने के 6 माह के अंदर ही उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनवा दिया। गेस्ट हाउस बनाने की जल्दीबाजी से कहीं ज्यादा बेचैनी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए विद्यार्थियों को थी, क्योंकि जब
गेस्ट हाउस के निर्माण का काम आखिरी चरण पर था, तभी 2 विद्यार्थी जो कि पड़ोसी राज्य से आए थे, वे निश्चित समय से पहले ही 3000 रुपए मासिक किराए पर उस गेस्ट हाउस में रहने के लिए आ गए। विद्यार्थियों का नाम दीपक कपसूरी तथा लखविंदर सिंह था। दीपक कपसूरी शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल से डिप्लोमा करने आया था और दूसरा विद्यार्थी लखविंदर सिंह उसी कॉलेज में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया था। कॉलेज में अभी मुश्किल से 2 सेमेस्टर ही खत्म कर पाए थे कि ये नशे और अय्याशी की गिरफ्त में पूरी तरह से आ गए थे। अपने साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका आदी बना दिया था। क्लास बंक करके इधर उधर तफरी करना और दोस्तों के साथ कॉलेज के पीछे नदी के किनारे तो कभी बिष्ट गेस्ट हाउस में मटरगश्ती करते रहते थे। अल्प उपस्थिति के कारण कॉलेज से नोटिस भी इनको भेजा जा चुका था, परंतु वो नशे के ऐसे अभ्यस्त हो चुके थे कि उनको इस बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके पीछे एक गंभीर कारण इनके माता पिता द्वारा भेजी गई आवश्यकता से अधिक धनराशि भी था। मोहिना की माता भी बिष्ट गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने और जूठे बर्तन साफ करने जाती थी। सुबह पुराने लोगों के काम करने जाने के कारण उसके पास वक्त की कमी होती थी, इसलिए मोहिना की मां बिष्ट गेस्ट हाउस में अक्सर रात के 8:45 बजे के लगभग जाया करती थी और फटाफट 9:15 तक काम निपटाकर वो घर के लिए निकल जाया करती थी। वो वक्त की बिल्कुल ही पाबंद थी। 9:30 तक वो घर पहुंच जाया करती थी। उसके दिन भर की थकान उसकी बेटी मोहिना के हाथों की नर्म नर्म फुलके खाकर छूमंतर हो जाते थे। इस तरह मोहिना का परिवार मेहनत करते हुए सुखमयी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। एक दिन दुर्भाग्यवश मोहिना की माता बिष्ट गेस्ट हाउस से वापस आ रही थी। मस्जिद से सड़क के दूसरे छोर पर अपने घर की तरफ जाने के लिए सड़क पार कर रही थी कि अचानक तेज गति से आती हुई मोटरसाइकिल उनसे टकरा गई। मोहिना की माता या अल्लाह करके सड़क पर गिर पड़ी। मोहिना की माता का सिर खून से लथपथ हो गया था। ये देखकर मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने आनन फानन में न औ देखा और न ताव, और ये फटाफट अपनी मोटरसाइकिल उठाकर 9-2-11 हो गए। घड़ी में रात्रि के 9:30 बजे का वक्त हो रहा था, लेकिन समय अभी बिल्कुल रुका नहीं है। आगे की कहानी जारी रहेगी कब्रिस्तान वाली चुड़ैल में।